हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। एक बार आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। आज हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में वित्तीय प्रशासन बोलते हैं, जो बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, इसका सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ई टीचर को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि उनको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरीज और डाउट रहती है तो मुझे मेल कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो भी कीजिए। फेसबुक पे हमारा एक पेज है ई टीचर, उसको आपने लाइक करना है ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में आपने ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को इस लिंक से, ताकि आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल्स आसानी से मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो सेकंड यूनिट में सिलेबस इस प्रकार से है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का बजट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, फीचर्स, टाइप्स ऑफ बजट्स, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ बजट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बजटिंग इन इंडिया, प्रिपरेशन कैसी होती है, एनेक्टमेंट कैसा होता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर एंड रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट बजटिंग की ओर। सरकारी बजट। तो बजट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था। तो इसको आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई भी, जब आपने कोई सेवा देनी है, कोई जब ऑब्जेक्टिव बनता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पास करने के लिए अपने अपने कार्य करते हैं, अपने अपने पद पे काम करते हैं, अपने अपने एफर्ट्स लगाते हैं। उससे एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनती है, जब उनको विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ की डिवीजन होती है। तो इन सभी सेवाओं को देने के लिए जिन लोगों को हमें रखा जाता है, मैन और मटेरियल को, उनको जो इन रिटर्न में हम देते हैं वो देते हैं पैसा, और वो फ्यूल जिसको हम बोलते हैं मनी या पैसा। तो इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी डिपार्टमेंट की बात करो, किसी स्टेट की बात करो या पूरे देश की बात करो, तो पूरे देश के अंदर एक गवर्नमेंट या सरकार एक बजट पेश करती है। तो बजट जो शब्द है इसका, सबसे पहली बार इस टर्म का प्रयोग कैसे हुआ तो हम यहाँ पे जानेंगे। इस शब्द की शुरुआत हुई थी एक फ्रेंच शब्द बोगट से। फ्रेंच शब्द बगट का मतलब है कि एक सैक या पाउच, बोल सकते हैं कि एक बोरी या एक पाउच। बोगट का मतलब जो फ्रेंच में माना जाता है। और इस टर्मिनोलॉजी की सही प्रकार से प्रयोग कब हुआ था? 1773 में एज ए स्टाइल, बोल सकते हैं कि एज ए पंच या मजाक के तौर पे ये बजट करके जो ये शब्द स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब है ओपनिंग ऑफ द बजट। तो ब्रिटिश चांसलर जो एक्सचेकर था, तो उसने इसको पहली बार शब्द में एज ए बोलते हैं कि फॉर्मल वे में इसको प्रयोग में लाया। तो बजट का मतलब होता है कि जब कोई इंसान एक ऐसा बैग, एक ऐसा अटैची खोलता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के कागजात, जो पेपर्स रखेंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, और उसको जाके पार्लियामेंट में पेश करना था, तो उस समय से इस शब्द का, बजट का प्रयोग होना शुरू हुआ। तो अब हम अगर बजट को समझें तो बजट का मतलब होता है, जैसे यहाँ हैरोल्ड आर ब्रूस ने के लिखा है, बोलते ए बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared in advance of the opening of the fiscal year of the estimated revenue and proposed expenditure of a given organization for the ensuing fiscal year। तो इस पूरे डेफिनेशन में या पूरे इस जो हेरोल्ड आर ब्रोस ने लिखा है कि फाइनेंशियल बजट का मतलब या गवर्नमेंट बजट का मतलब एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डाटा जहां पे आप ये बताते हो कि इस साल और अगले साल के लिए हम, इस साल हमने क्या क्या अर्न किया, कहाँ कहाँ से, किन किन स्रोतों से इनकम की, और अगले साल में जाने वाले साल में हम किन कहाँ कहाँ पर पैसे को खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। और एक साल के अंदर जो जो आपका कहने का था कि जो अर्निंग होगी, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर होगा, इस पूरे रिकॉर्ड को, इस पूरे इंफॉर्मेशन को उन्होंने नाम दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन शॉर्ट, सिंपल या साधारण भाषा में बोलेंगे, जब एक सरकार, एक गवर्नमेंट साल के अंदर वो किन स्रोतों से उसने पैसा कमाया, क्या उसके पास एक्सपेंडिचर कैपिटल है, क्या उसके पास फंडिंग है, उस फंडिंग को, उस कैपिटल को नेक्स्ट ईयर में कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से वो खर्च करेगा, उस स्टेटमेंट को, उस इंफॉर्मेशन को बोलेंगे हम गवर्नमेंट बजट, या बोलेंगे साधारण बजट में बजटिंग। अब कुछ प्रिंसिपल्स और फीचर्स होते हैं बजटिंग के लिए, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो बोलते हैं बजट कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उसके फीचर क्या होने चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताया कि बजट शुड बी एनुअल बेसिस। देखो बजट हम हफ्ते में, महीने में नहीं बना सकते, क्योंकि बजट एक, अगर देश की पूरी बजटिंग की बात करो तो ये बहुत लंबा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, रिजिड प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो बजट जो अगर नॉर्मली होना चाहिए किसी भी देश का अगर होता है तो एनुअली होता है, मतलब साल में एक बार होता है। पहला प्रिंसिपल या पहला फीचर। दूसरा है एस्टिमेट शुड बी ऑन द डिपार्टमेंट बेसिस। देखो अब बजटिंग कैसे होती है, हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। हर डिपार्टमेंट को बजट जो प्रोसेस शुरू हो जाता है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में हर डिपार्टमेंट में एक फॉर्म भरा दिया जाता है कि आप अपने इस डिपार्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड बताइए कि कितने आप इस साल आपकी अर्निंग हो सकती है, किन किन स्रोतों से पैसा इकट्ठा हो सकता है और कितना आपका खर्च होगा। तो वो डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट से इकट्ठा किया जाता है, और हर डिपार्टमेंट जब इकट्ठा किया जाएगा तो जो आपके पास बजट बनेगा उसका रिकॉर्ड जो होगा ना, एस्टिमेट, वो सही प्रकार से बनेगा। तो बजटिंग डिपार्टमेंटल बेसिस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है बजट शुड बी बैलेंस। अब हर डिपार्टमेंट से जब आप बजट पेश करते हो या वहां से डाटा मंगाते हो, तो उनका जो एस्टिमेट होता है वो कोशिश होना चाहिए कि अर्निंग और एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्निंग बहुत ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर बहुत कम है, चलो वो ऐसा, तो उससे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी अर्निंग बहुत कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो इससे आगे जाके जो बजट एग्जीक्यूट किया जाता है या प्रिपरेशन की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज आ सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेट शुड बी ऑन कैश बेसिस। तो कहने का था कि आप जब अपना फैमिली बजट बनाते हो या इंडिविजुअल बजट बनाते हो तो वहां पे आपने ये नहीं देखा कि यहाँ से पैसा आने वाला है या मेरे पास इतनी संपत्ति हो चुकी, नहीं। बजट मतलब जो कैश में आपके पास पैसा है उसके आधार पे आपने डाटा भेजना है। इसी प्रकार से देश के अंदर भी जो कैश फॉर्म में जो एस्टिमेट बनाया जाता है वो कैश फॉर्म में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है वन बजट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहने का अर्थ है कि पूरे देश के लिए, चाहे अलग अलग विभाग के लिए एक बजट। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे एग्रीकल्चर के अलग बजट बनाएंगे, रेलवे के लिए अलग बजट बनाएंगे, जैसे कि पहले हमारे देश में होता था कि रेलवे के लिए अलग से ही बजट होता था। लेकिन यहाँ पे जो बजट सिस्टम में या बजट का जो नेचर माना जाता है कि जो अच्छा बजट होता है वो होता है कि सारे ट्रांसैक्शन, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट का बजट अच्छा हो या साउंड हो तो दूसरे का कम हो, तो वहां से एक बजट से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो फाइनेंशियल सिस्टम को मतलब बैलेंस किया जाता है, मतलब बोल सकते हैं एडजस्ट किया जाता है। तो बजटिंग उन्हें ओवरऑल बनानी चाहिए। नेक्स्ट है बजटिंग शुड बी ग्रॉस नॉट नेट नेट। तो देखो बजटिंग मतलब आप जब भी हम एस्टिमेट बनाते हैं, सपोज करते हैं कि हमारा बजट अप्रैल में पेश होने वाला है या फरवरी में पेश होने था, उसकी हम एस्टिमेट अक्टूबर से बनाना शुरू करते हैं। तो बजट हमेशा ग्रॉस में देखना है आपने कि हाँ इतना हो सकता है। ऐसा नहीं कि नेट फॉर्म में जो आया हुआ है या आपको लगता है नेट होने वाला है, तो हमेशा ग्रॉस में बनाया जाता है। उसमें फिर थोड़ा आगे पीछे होता है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रॉस से बनाने से आपकी एस्टिमेट या आगे फ्यूचर में आप क्या क्या करना चाहते हो वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेट शुड बी क्लोज। तो डिपार्टमेंट में जब ये फॉर्म भेजा जाता है कि आप एस्टिमेट दीजिए आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी एक्सपेंडिचर कितने होने वाला है अगले साल में, तो वो एस्टिमेट ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब जो दिमाग में आया वो आपने लिख देना। जो एस्टिमेट बना रहे होते हैं तो एस्टिमेट नो डाउट कि 100% एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, पर कहने का था कि कम से कम 90% या 80% या 85 से ऊपर तो ये होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कम से कम उसका क्लोज तो होना चाहिए, ताकि जो आगे जाके जब फाइनल बजट बने उसमें ज़्यादा फ्लॉज या उसमें डिफरेंसेस ना आए। नेक्स्ट है रूल ऑफ लैप्स ऑफ रेवेन्यू। रूल ऑफ लैप्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में जब बजट भेजा जाता है उसके बाद वो हर मार्च के बाद या जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च, उसके बाद वो पैसा खत्म हो जाता है, वो मतलब जीरो हो जाता है, उसके बाद दोबारा से ही बजटिंग होती है। तो रूल ऑफ लैप से मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ डिपार्टमेंट में कितना पैसा बचा है उसको पूरा खत्म करके दोबारा पैसा वापस चला जाता है, फिर दोबारा पैसा आता है। वो जरूरी है ताकि वो सही प्रकार का बजट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सके। नेक्स्ट है रेवेन्यू एंड कैपिटल पोर्शन शुड बी सेपरेटेड। तो कैपिटल इन द फॉर्म जो बोल सकते हैं कि जो पूंजी या जो आपके पास प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड है, फलाना है, आपने रखा हुआ है, तो उस फॉर्म में आपने नहीं रखना, दोनों को अलग अलग करना है। आप सपोज करते हैं कि आपने पैसा, आपके पास कैश कितना है, रेवेन्यू कितना है और कैपिटल फॉर्म में कितना है, तो उन दोनों को सेपरेट आपको बनानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि जो कैश फॉर्म में आपके पास पैसा होता है, सपोज आपके पास 1000 करोड़ है, 1 लाख है, 2 लाख है, कैश फॉर्म में वो घटेगा नहीं, जितना है तो उतना ही रहेगा। लेकिन कैपिटल फॉर्म में सपोज करके आपके पास सोना है, चांदी है, आपके पास कोई शेयर है, आपने एस्टिमेट लगाया कि आप उसकी प्राइस अभी 100 रुपए है, तो कहना था कि अप्रैल तक वो क्या पता मार्केट डाउन हो जाए, वो 10 रुपए भी हो सकता है, 20 रुपए भी हो सकता है, तो उससे एस्टिमेट नहीं लगा सकते। तो हमेशा जब बजट बना रहे हो तो कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है उसको अलग रखना है और रेवेन्यू का जो आपके पास कैश है वो अलग रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है फॉर्म्स ऑफ एस्टिमेट शुड बी कॉरस्पॉन्डेड टू फॉर्म ऑफ अकाउंट्स।
तो अकाउंट में आप एस्टिमेट बना रहे हो, तो एस्टिमेट बनाने का आप एस्टिमेट लगाओ कि इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, और अकाउंट में आपके पास कितना पैसा, वो दोनों में कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि आपके पास एक्चुअल में कितना है और कितना आप एस्टिमेट बना रहे हो कि कितना आएगा। तो दोनों का बीच में एक मतलब होता है तालमेल होना चाहिए, तभी जाके जो बजट है वो सही बन सकता है। तो ये बजट बनाते समय, ये नेशनल बजट बनाते हुए ये फीचर्स और प्रिंसिपल ध्यान में रखे जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट्स। तो बजट को बेसिकली दो प्रकार से विभाजित किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्च के आधार पे दो प्रकार बनाए गए हैं बजट के। पहले को नाम दिया गया है चार्ज बजट, दूसरे को नाम दिया गया मेड बजट। चार्ज बजट वो बजट होता है जिस पे वोटिंग नहीं होती है, नॉट वोटेबल। अब नॉन वोटेबल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई बजट या कोई बिल पेश करते हो कि देश के अंदर आपने ये पैसा यहाँ पे खर्च करना है, तो जो बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, तो वो जब पेश होता है उस पर चर्चा होता है, चर्चा होने के बाद लोगों से वोट मांगे जाते हैं कि हाँ ये बिल को कितने लोग इसके साथ सहमति देते हैं। तो उस बजट को बोलते हैं वोटेबल बजट, और उसको बोलते हैं मेड मेड बजट, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं चार्ज बजट। चार्ज बजट मतलब वो बजट जिसको सीधे पेश किया जाता है और पेश करने के बाद उस पे वोटिंग नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि कुछ हमारे देश के अंदर जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां का जिनका खर्चा जो होता है वो हमेशा प्रिस्क्राइब होता है, या ऑलरेडी बताया होता है कि इतना इतना खर्चा जो आना ही है वो पैसा जाना ही है। तो ऐसे बजट पे जो होता है कोई वोटिंग नहीं होती, तो उस बजट को बोलते हैं, या उस बजट के एक्सपेंडिचर के टाइप को बोलते हैं चार्ज। लेकिन जिस पे वोटिंग हो, जो पेश करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद उसको वोट हो कि कितने लोग इस पे सहमति देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ बजट ऑन मेड। तो दो प्रकार के बजट हैं यहाँ पे, चार्ज और मेड। अब हम यहाँ पे टाइप्स पे बात करते हैं। पहला है लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट का मतलब एक लिस्ट बनेगी, 1 2 3 4 5 6 करके, उसमें अलग अलग दिया जाता है, एजुकेशन, हेल्थ, फलाना। तो हर लाइन आइटम, जो लाइन में आइटम्स दी गई हुई, जो चीजें दी गई होती है, उनके हिसाब से उन पे बजटिंग या उनका बजट पेश किया जाता है, तो उसको बोलते हैं लाइन आइटम बजट, बजटिंग। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग मतलब एक बजट जो पिछले साल आपने किसी प्रोग्राम पे, किसी चीज पे लगाया था, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसे उसने पिछले साल परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस के आधार पे उसको पैसा ज्यादा दिया जाए या कम दिया जाए। जब ऐसे बजटिंग होती है तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। नेक्स्ट है प्रोग्राम बेस्ड। प्रोग्राम बेस्ड बजटिंग मतलब सपोज करते हैं कि हेल्थ प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है, तो इन सभी में देखा जाता है कि कौन सा प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन कई बार हम उसको ज्यादा पैसा देते हैं, क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम की वैल्यू होती है, वो नीडफुल प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम के बेस पे भी हम बजटिंग होती है, प्रोग्राम को देख के बजटिंग होती है, परफॉर्मेंस के बेस पे बजटिंग होती है। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब जैसे कि हर कोई बजट, जैसे एजुकेशन पॉलिसी चल रही है या कोई भी प्लान चल रहा है एक साल भर, उसके पास 100 करोड़ या 1 करोड़ या 10 लाख को पैसा उस काम के लिए दिया जाता है। तो सपोज करते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना पैसा उसमें, 8 लाख 9 लाख जितना खर्च हुआ, उसके बाद जो पैसा बजट जाता है वो जीरो हो जाता है। मतलब वहां पे दोबारा से उसको बजटिंग, उसको ये नहीं देखा कि उसका इतना पैसा उसके पास बचा है। लेकिन क्या होता है ऐसे जीरो बेस्ड बजटिंग में, दोबारा से ही उसका सारा पैसा जो लैप्स होने के बाद दोबारा से उसकी बजटिंग होती है कि अब इसको कितना दिया जाए, या उसके बाद ये नहीं देखा जाए उसके बाद इतना रिमेंड है और इतना हमने देना नहीं। जीरो बेस्ड बजटिंग में जो जितना पैसा बचा है उसको जीरो कर देते हैं, और दोबारा उस पर चर्चा होकर दोबारा उस पर बजटिंग होती है उस साल के लिए, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। उसके बाद सनसेट लेजिस्लेशन का मतलब होता है जब कोई पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा किसी बजट को सनसेट कर दिया जाता है, बोल सकते हैं कि उसको बंद कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है कि हाँ इस प्रोग्राम को हम आगे नहीं चलाना है, तो इसको बोलते हैं सनसेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है टॉप डाउन बजटिंग। टॉप डाउन बजटिंग का अर्थ है कि जब सपोज करते हैं कि सेंटर से कोई प्रोग्राम चल रहा है किसी रूरल एरिया के लोकल लेवल के लिए, जब सेंटर बिना स्टेट के और ग्रासरूट लेवल के किसी राय को लिए, उनके प्रेफरेंसेस को लेके ऊपर से पैसा सैंक्शन करके उनको भेज देता है कि आप इसको इसका खर्च कीजिए, इस प्रकार की बजटिंग को बोलते हैं टॉप डाउन बजटिंग। लेकिन आज के टाइम में लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी गई है, उनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। आजकल आपने देखा कि ग्रामीण लेवल पर, लोकल लेवल पर लोग जो है खुद अपना काम खुद बनाते हैं, अपना प्लान खुद बनाते हैं, और वहां से डिमांड करते हैं आगे कि हमें ये पैसा चाहिए और इस खाते में चाहिए। इस प्रकार की बजटिंग को बोलते हैं बॉटम अप बजटिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं
कि फंक्शन ऑफ द बजट, बजट के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, किस प्रकार से बजटिंग होनी जरूरी है। तो बजट प्रोसेस इन इंडिया जो किस प्रकार से होना चाहिए, इसको आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने याद रखना है, एक नंबर का आ सकता है। और इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इट इज कॉल्ड एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमारे देश के अंदर एक बात करें कि जो बजटिंग है, बजटिंग को पूरा अगर एक टेक्निकल और फॉर्मल नाम दिया गया, वो दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हम बजटिंग को अगर अपने देश में या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोलें तो हम बोलेंगे कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो एग्जीक्यूट करने के लिए या इसके फंक्शन क्या है, किस किस तरह से किया जाता है, इसके पॉइंट इस प्रकार से दिए गए हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए सबसे पहले एस्टिमेट ऑफ द रेवेन्यू एंड कैपिटल। सबसे पहला काम क्या होता है जब हमने इसका फंक्शन किया, बजट बनाना या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, हमने एस्टिमेट लगाना कि हमारे पास कैश रेवेन्यू कितना है और कैपिटल कितना है, पूंजी कितनी है। उसके बाद वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बजट का मेन दूसरा कार्य होता है कि किस प्रकार से हम अपना जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट इसका पर्पज या रोल बोल सकते हैं कि एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। जब आपने पहले देखा कि रेवेन्यू किस प्रकार से रेज किया जा सकता है, कितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है, अब आपने एस्टिमेट लगाना है कि एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स एंड एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजन फॉर एनी डेफिशिएंट एंड सरप्लस इन दैट ईयर। आप जब बजटिंग कर रहे हो तो उसमें आपने ये देते हो डिटेल में आपके पास कितना एक्चुअल रिसिप्ट कितना है, अभी आपके पास पैसा कितना है और कितना खर्च हो गया इस साल जो क्लोज हो रहा है, जो ये आपका कितना उसमें आपने खर्च किया। और अगर आपके खर्च ज्यादा है और अर्निंग कम है तो वो डेफिशिएंसी क्यों है, वो डेफिशिएंसी क्यों आई है या सरप्लस हुआ तो किस वजह से हुआ, क्या रीजन है, ये भी आपने बजट में बताना होता ताकि जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर अबाउट द प्रपोज टैक्स प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग ऑन न्यू स्कीम एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर आपने बजटिंग में कि आपका बजट सपोज करते कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और अर्निंग कम हो रही है, तो फिर क्या करते हैं हम टैक्स को बढ़ाते हैं। तो इसी एस्टिमेट के आधार से हमें पता चलता है कि हम प्रपोज टैक्स कितना होना चाहिए, रेवेन्यू कहाँ से आना है, उससे स्पेंडिंग कहाँ, खर्च कहाँ कहाँ होना चाहिए, किस किस स्कीम में किस किस प्रोग्राम में खर्च होना चाहिए पैसा। तो ये फंक्शन ऑफ बजटिंग है। ये 4-5 फंक्शन है, मेन फंक्शन है जो बजटिंग या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें ध्यान में रखते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजटिंग की। हमारे देश में बजटिंग किस प्रकार से होती है, उसकी शुरुआत कैसी है। तो बजटिंग का सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला स्टेप या स्टेज बोलते हैं वो है प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं तैयारी। तो बजटिंग का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो उसमें दिया गया है कि बजटिंग कैसे होगा। तो हमारे देश में जो बजटिंग है, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो फॉर्मल वे में जो बजटिंग को नाम दिया गया है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बोला, यह है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको फॉर्मल वे में बोला जाता है। और देश के अंदर जो बजटिंग का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। बहुत सारे स्टेजेस पे इसको लाया जाता है। प्रिपरेशन के बाद फिर उसको बोल सकते हैं कि डिस्कशन, फिर एग्जीक्यूशन। तो नंबर ऑफ स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो अगर पहले की बात कर रहे हैं, एर्लियर बात करें, तो जो बजट है हमारे देश का वो हमेशा याद रखना आपने, लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में पेश नहीं होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना। एक नंबर का आ सकता है कि बजट कहाँ पे पेश होता है, बजट जो है लोकसभा में होता है। तो पहले की बात करें तो जो बजट स्टार्ट होता है तो 1 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक, मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी पेश हो सकता था बजट। लेकिन अब कुछ सालों से ये जो बजट है वो 1 फरवरी को ही पेश होता है। एक ही दिन इसका एग्जैक्ट रखते हैं कि 1 फरवरी को बजट हमारा पेश होगा। अब हम बात करते हैं बजटिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो प्रिपरेशन किस प्रकार से होती है। तो प्रिपरेशन की बात करें, तैयारी की बात करें, तो प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट बाय ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। तो मैंने बोला कि जो प्रिपरेशन स्टार्ट होगा वो हर डिपार्टमेंट से होगा। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बोला कि डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट होगा। हर डिपार्टमेंट को अक्टूबर नवंबर में एक एस्टिमेट या फॉर्म दिया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा कि आपने क्या क्या, आपके पास क्या क्या, ये जो फिगर्स है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये फिगर्स आपके पास किस हिसाब से है। तो ये कौन प्रिपेयर करेगा, ये प्रिपेयर करेगा ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर। तो ये ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर को जो परफॉर्मा उनको दिया जाएगा उसमें ये बताना पड़ता है कि एक्चुअल फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर का आपके पास कितना पैसा था वो उस फिगर को आपने बताना है। फिर होता है सैंक्शनड बजट एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, पिछले साल मतलब बोल सकते हैं कि 2020-21 में आपने कितना मांगा,
आपने एस्टिमेट कितना, एक्चुअल फिगर्स कितना था प्रीवियस ईयर का, फिर उसके बाद आपने जो सैंक्शन बजट एस्टिमेट, जो आपने एस्टिमेट बनाया उसका सैंक्शन कितना मिला, फिर उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, अब पिछले साल कितना आपने मांगा था, एस्टिमेट कितना किया था, अब इस साल आपने रिवाइज एस्टिमेट कितना दिया है इस साल के लिए वो आपने बताना है। फिर प्रपोज एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अब आप नेक्स्ट ईयर का भी बताओगे कि इस साल का तो आपने रिवाइज बता दिया, अब नेक्स्ट ईयर का आपने बताना कि आप प्रपोज कितना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर कितना होना चाहिए, और अगर आप ज्यादा या इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो उसके आपने एक्सप्लेनेशन भी बताना, उसका रीजन भी बताना। फिर नेक्स्ट है एक्चुअल ऑफ द करंट ईयर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, तो जिस महीने में जिस समय पे आप वो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें आपने ये भी बताना है कि अभी के टाइम पे आपके अकाउंट में कितना पैसा है। नेक्स्ट है एक्चुअल फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, अब आपने जो पिछले साल जो खर्च किया या पिछले साल आपने एस्टिमेट मांगा था उसका जो बोल रहे थे कि उसका एक्चुअल कितना बचा था, आपने पिछले साल आपने एस्टिमेट बनाया उस टाइम एक्चुअल कितना था, इस साल एक्चुअल कितना था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इस प्रकार से देनी होती है, और ये ड्राइंग ऑफिसर और डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है डिपार्टमेंट में, उसको देना पड़ता है डिटेल। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्क्रूटिनी और कंसोलिडेशन ऑफ एस्टिमेट बाय डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर। अब सपोज करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या बोल रहे हैं कि बजट बन रहा है, पहले तो हर कॉलेज के डिपार्टमेंट वो बजट भेजा, वो फॉर्म भेजा, डिस्बर्सिंग ऑफिसर वो सारी एस्टिमेट बनाएगा कि पिछले साल कितना था, उससे पिछले साल कितना, अभी कितना है और आगे आप कितना मांग रहे हैं, ये 4-5 पॉइंट देने के बाद फिर इसके बाद ये डिपार्टमेंट, सपोज करते हैं हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन उसके पास जाएगा, फिर वो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके पास जाएगा, तो वो सारी चीज़ों को डाटा को कंसोलिडेट करेगा, उसको स्क्रूटिनी करेगा, जांच करेगा, उसके बाद वो डाटा जो है वो चला जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री में और हमारे डिपार्टमेंट में, अगर कॉलेज डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के कोई डिस्ट्रीब्यूट है, वो बोले कि हम इतना पैसा चाहिए, वो बोले हम इतना देंगे, तो उसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है, कोई विवाद आता है, उसको सेटलमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद एक फाइनल कंसोलिडेट की जाती है एक रिपोर्ट, जो एनुअल स्टेटमेंट जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के बाद, उसको भेजा जाता है अप्रूव करने के लिए कैबिनेट के बाद, कैबिनेट के पास, तो कैबिनेट उसको आगे जाके फिर बजट को पेश किया जाता है। तो ये प्रिपरेशन में ये सारे पॉइंट थे बजटिंग में। अब हम बात करते हैं कि एनेक्टमेंट और बजट कैसे होगा, बजट को कैसे एनेक्ट किया जाएगा, कैसे उसको पास किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है। तो एनेक्टेड ऑफ बजट का जो है या अप्रूवल ऑफ बजट, या इसको बजट को हम बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको कौन करता है, हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में भी इसको पास किया जाता है, और लास्ट में इसको कौन रेटिफाई करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देश के अंदर बोल सकते हैं कि जो बजटिंग हमारा सिस्टम है या टैक्स को लेना, किस प्रकार से पैसा को खर्च करना, इसके लिए एक लीगल प्रोसेस है, और इस लीगल प्रोसेस के अलावा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पैसा को इकट्ठा किया जाए और पैसा को कहीं खर्च किया जाए। तो कहने का अर्थ है कि देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया है कि कौन पैसा इकट्ठा करेगा और कब पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और किस तरीके से उस पैसे को इकट्ठा किया जा सकता है और कैसा खर्च किया जा सकता है। तो बजट एनेक्टमेंट की जो स्टेजेस हैं, अलग अलग इसके जो चरण है वो इस प्रकार से हैं। तो बजट जब तैयार हो जाता है तो पहले तो उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है, उसको प्रेजेंट करता है बजट को हमारे लोकसभा में, और उसको मोस्टली फाइनेंस मिनिस्टर का जो हमारा बजट जो होते हैं उसको बजट को पेश करते हैं। तो बजट को पेश करने के बाद उसके बाद जब पेश हो जाता है उस पर जनरल डिस्कशन होती है 1-2-3 दिन की। तो 2-3 दिन की डिस्कशन होने के बाद फिर डिफरेंट टाइप की हमारे कमिटीज बनी है, डिपार्टमेंटल कमिटीज बनी है। तो हर डिपार्टमेंट कमेटी, जिस डिपार्टमेंट को बजट बना हुआ है, उस बजट डिपार्टमेंट की वो कमेटी उस बजट को डीपली स्टडी करेगी। स्टडी करने के बाद फिर दोबारा पार्लियामेंट में बैठक होगी, फिर वो डिस्कशन करने के बाद फिर उस पर वोटिंग होगी कि अब हाँ इस बजट को पास करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो वोटिंग करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, या बोल सकते हैं कि अलग अलग टूल्स रखे हुए हैं। तो वो टूल्स इस प्रकार से हैं। एक है डिसअप्रूवल पॉलिसी कट मोशन री वन, ये आपने याद रखना, एक नंबर का आ सकता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन री वन। इसका मतलब होता है जब कोई पॉलिसी या कोई प्रोग्राम, कोई बजट ऐसा पेश किया जो बोलते हैं कि पूरी रूप से उसको डिसअप्रूव कर देना, भाई इसको मानना है नहीं, बिल्कुल तरीके से गलत है, इसका बजट इस प्रकार से बनेगा। जब इस प्रकार से किसी भी चर्चा होती है किसी बिल पे, उसको सीधे रद्द ही कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन री वन। फिर होता है इकोनॉमी कट मोशन का मतलब जब आप देखते हो कि हाँ इकोनॉमी को रिलेट करते हो कि हाँ इसका खर्चा ज्यादा है, पॉलिसी तो ठीक है, प्रोग्राम ठीक है, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा है, इसको हम बंद भी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा पैसा कम करना है या ज्यादा करना है, तो इस प्रकार से जब चर्चा होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन।
फिर दूसरा है टोकन कट मोशन RS100। तो इसमें इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या सारी चीजें देखकर, तो इस पे जब कोई पॉलिसी पर सुधार किया जाता है, इसकी जरूरत के हिसाब से जो पॉलिसी की जरूरत के हिसाब से जो बजट को कम किया जाता है, ज्यादा किया जाता है, इसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। अब उसके बाद होता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, फिर जब सारे लोग उसको वोटिंग कर लेते हैं तो फाइनेंस बिल पास हो जाता है। फाइनेंस बिल पास होने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल होता है। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब जो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, जब वो पैसा निकलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। अब हम बात करते हैं, हमने बजट को प्रिपेयर भी कर दिया, उसको एनेक्ट भी कर दिया, उसको मतलब पास भी कर दिया। अब है एग्जीक्यूशन, बजट को कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे लागू करना। तो एग्जीक्यूशन करने का कोई स्ट्रॉन्ग या कोई स्पेसिफिक वे नहीं है। इसको सिंपल तरीके से क्या किया जाता है, जब बजट को पास किया जाता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट जहां जहां से बजट को मांगा जाता है, उस डिपार्टमेंट को बजट को जो पैसा को भेज दिया जाता है। और उस पैसे को भेजने का मेनली काम कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री एकमात्र एजेंसी होती है। जब वो पैसा अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव करने के बाद वो पैसा जो एग्जीक्यूट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, उसको एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। या फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद सेंट्रल फाइनेंस एजेंसीज होती हैं, वो सारी उनके साथ काम करती है। तो फाइनेंस को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो एग्जीक्यूट करने के लिए दो प्रकार के वर्क होते हैं, या दो प्रकार के मेनली काम होते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर पार्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू पार्ट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो एक लार्ज फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है सभी फाइनेंस पे, वो एक टाइट कंट्रोल रखती है कि किस किस डिपार्टमेंट में बजट जिस प्रकार से एग्जीक्यूट किया है, जिस चीज के लिए मांगा गया है, उसी काम के लिए, उसी स्कीम के लिए वो पैसा जाना चाहिए। और उसी एस्टिमेट, जितने एस्टिमेट से वो मांगा गया है, उसी एस्टिमेट से वो फंड वहां पे ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा होता है रेवेन्यू पार्ट। फिर यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, देखते हैं कि जहां जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट होना था, या रेवेन्यू बोल सकते हैं टैक्स से होना था, या किसी और स्रोत से इकट्ठा होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूशन पार्ट पे मैनेज कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। तो इसको सिलेबस में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन मैंने इसको क्लब कर दिया है पूरे टॉपिक को, क्योंकि सारे जो है सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं। तो इस प्रकार से हम इनको देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे डेलीगेशन। देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक ऐसे सबसे ऊपर वाली पावर है, सबसे एपिक बॉडी है जो फाइनेंस को कंट्रोल करती है, लेकिन ये अपनी कुछ पावर को डेलीगेट करती है। मतलब इनको लोअर लेवल के जो लोग हैं या जो बॉडीज है, उनको अपनी पावर को देती है। तो कंट्रोल कैसे किया जाता है, या फाइनेंस पे किस प्रकार से कौन सी मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, उस पर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि एपिक बॉडी, जो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एपिक बॉडी है, जो सोल बॉडी है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, जो पूरे फाइनेंस के ऊपर एक टाइट कंट्रोल रखती है कि फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है, रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है, और कहाँ पे किस चीज को रिलैक्स करना है, किस चीज पर ज्यादा कंट्रोल करना है। इस सभी पे, सभी डिपार्टमेंट पे, मिनिस्ट्रीज पे जो कंट्रोल करती है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री किस प्रकार से कंट्रोल करती है, किस प्रकार से अपने पावर्स को आगे डेलीगेट करती है, वो पॉइंट्स कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है अप्रूवल ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कंट्रोल है किसी पे एक्सपेंडिचर पे, किसी पावर डिपार्टमेंट पे, वो इस प्रकार से करती है कि कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम को उसने अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, ये उसके पास रहता है, क्योंकि वो बजट उसके पास जाएगा, फाइनली वो प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट है, जब कोई भी डिपार्टमेंट बजट के एस्टिमेट बनाएगा, ठीक है, अनुमान बनाएगा, तो उस अनुमान को फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा। तो कहना कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ही एक सोल कंट्रोलिंग एजेंसी है जो बजट पे कंट्रोल रखेगी। उसके बाद है नेक्स्ट सैंक्शनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर टू द स्पेंडिंग अथॉरिटी। अब जब बजट पास हो जाता है, जब पैसा अप्रूवल आ जाता है, तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पैसे को सैंक्शन करती है। सैंक्शन लेनी होती है कि हाँ, इस डिपार्टमेंट को आपको ये पैसा दिया जाता है, अब आप इसको खर्च कर सकते हो। तो ये यहाँ पर जो कंट्रोलिंग पावर किसकी है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, स्टेट मिनिस्टर्स को फाइनेंशियल से रिलेटेड जो है एडवाइस दे सकती है, किस प्रकार से आप अपना जो फाइनेंशियल सिस्टम को साउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट। तो कई बार, एक बार जो ग्रांट, जो पैसा जो मांगा गया होता है, कई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है, आपको दोबारा से पैसा रीअप्रोप्रिएट करना पड़ सकता है, दोबारा से पैसा मांगना पड़ सकता है। तो पूरा प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है, इस पर भी कंट्रोल फाइनेंस मिनिस्ट्री रखती है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो
इंटरनल ऑडिट सिस्टम में फाइनेंस मिनिस्ट्री तो इसमें कंट्रोल बनाती है, साथ में एक एजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर इटसेल्फ एक एजेंसी होगी, एक कंट्रोलिंग बॉडी होगी जो इंटरनल ऑडिट हमेशा करती रहेगी, चेक करती रहेगी कि पैसा सही प्रकार से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग द फाइनेंशियल कोड्स फॉर द स्पेंडिंग अथॉरिटी। फाइनेंशियल कोड्स कहने का अर्थ है कि कौन सा पैसा कहाँ पे किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, किस रूल के हिसाब से खर्च किया जाएगा, किस अधिनियम के हिसाब से खर्च किया जाएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैनेज की जाएगी और ये सारी चीजें प्रेस्क्राइब कौन करेगा। अगर एपिक बॉडी की बात करें तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो पूरा रेगुलेट करेगी कि हर डिपार्टमेंट में कहाँ से पैसा खर्च होगा, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस स्लाइड पर हम बात करेंगे कि जो सरकार है उसने किस प्रकार की मशीनरी को कंपोज किया है जो कि गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी जिम्मेदारी को डिस्चार्ज करती है। गवर्नमेंट सेल्फ तो काम नहीं करती है, सरकार एक ऐसी मशीनरी या ऐसी बॉडी बनाती है जो उसके काम को आगे जाके डिस्चार्ज करती है या उनके काम को करती है। तो इस मशीनरी के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट मैंने यह लिखा है कि ये किस प्रकार से एजेंसी किस प्रकार से ए सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। तो सरकार ने क्या किया होता है कि हर कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए होते हैं, फिर उन डिपार्टमेंट को क्लब करके उनका मिनिस्टर बनाया। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, फिर एजुकेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए होंगे, प्राइमरी डिपार्टमेंट, स्कूल डिपार्टमेंट, मिडिल स्कूल डिपार्टमेंट, हायर स्कूल डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ये इस टॉपिक को आप कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर पर भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि देश के अंदर फाइनेंस सिस्टम को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, उनकी एजेंसी कौन सी है, तो इसको आप इसमें लिख सकते हैं पूरे टॉपिक को। नेक्स्ट है ए सिस्टम अथॉरिटी हु इश्यूज सैंक्शन। तो क्या करते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अथॉरिटी दी गई कि आप जो है पूरे किसी डिपार्टमेंट को पैसा सैंक्शन कर सकते हो और वो डिपार्टमेंट आगे यूज कर सकता है। इसी प्रकार से जैसे हायर एजुकेशन की बात करें तो डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होती है कि वो लोअर लेवल के कॉलेजेस है को उनको सेक्शन करे कि ये पैसा आप वो आगे जाके यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है सिस्टम और ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। तो हर डिपार्टमेंट में एक ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है जो एस्टिमेट बनाता है कि रेवेन्यू कितना खर्च होना है और किस प्रकार से वो बजट नेक्स्ट ईयर के लिए किस प्रकार से हमें कितनी डिमांड चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ पेमेंट एंड अकाउंट। तो किस प्रकार से पेमेंट किस प्रकार से की जाएगी, चेक के द्वारा की जाएगी, कैश के द्वारा की जाएगी, कैसे की जाएगी, अकाउंट किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो इसके लिए एजेंसीज और मशीनरी क्रिएट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट की। नेक्स्ट है reappropriation is the executive act that requires the formal approval of the financial ministry and administrative ministry। तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि अप्रोप्रिएशन मतलब जब कोई बिल पास होता है, बिल पहले पेश किया जाता है, उस पर फिर पैसे को वोटिंग होती है और पैसा वहां से निकालने के लिए अप्रोप्रिएट किया जाता है बिल को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा कम हो जाता है, कई बार अनसर्टेन सिचुएशन एज ए डिजास्टर आ जाता है, तो आप पैसा निकाल तो लेते हो, इमरजेंसी के टाइम आप पूरा वोटिंग करने तो नहीं बैठ सकते आप। तो ऐसी स्थिति में आप पैसा निकाल लेते हो, लेकिन बाद में उस पूरा जो प्रोसेस पहले जैसे बजटिंग में यूज होता है, पहले आपने बिल बनाना, बिल में फिर वोटिंग होना, सारी चीजें होती है, लेकिन वो रीअप्रोप्रिएट किया जाता है बाद में। तो ये कंट्रोल भी है और एक सिस्टम भी है फाइनेंशियल सिस्टम का। तो दूसरा है द कंट्रोल ऑन द फाइनेंस इज आल्सो डन बाय द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर who also joined the who also jointly appointed by the administrative ministry, finance ministry. He works and submit a conference report to the both the ministry। तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो जॉइंटली अपॉइंटेड बाय द जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा की जाती है। तो ये एक अपनी रिपोर्ट होता है, ये इंटीग्रेटेड बॉडी होती है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट देता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देता है, उसमें ये बताता है कि फाइनेंस सिस्टम कैसा है, कैसा चल रहा है और किस प्रकार से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो वर्क फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन जनरल डिस्कशन। तो जैसे यहाँ पे बोला कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के लिए काम तो करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी काम करता है, लेकिन ये अलग से अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो वर्क्स फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री और किस प्रकार से जनरल डायरेक्शन किस प्रकार से काम करता है। तो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर जो है जो बजट का प्रिपरेशन है उसमें भी काम करता है। फिर किसी प्रोग्राम की सिक्योरिटी जांच करनी हो या उस किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करना डिसअप्रूव करना, तो वहां पे भी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेल्प करता है। फिर पोस्ट बजट विजिलेंस, तो जब किसी डिपार्टमेंट में बजट को अप्रूव कर दिया जाता है, सैंक्शन कर दिया जाता है, तो वहां पे भी ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर ये देखता है कि वो बजट सही प्रकार से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सही प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा। उसके बाद मॉनिटर एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम। ठीक है, पहले तो ये देखना कि बजट सही डायरेक्शन में जैसे मांगा गया था जिस चीज के लिए वो
सैंक्शन हुआ था वहाँ पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा, सही खाते में पहुँचा कि नहीं पहुँचा। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उस बजट का, उस स्कीम का प्रोग्रेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स सेक्रेटरी टू डिस्चार्ज हिज अकाउंटिंग अथॉरिटी। तो ये जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है, जो डिस्चार्ज करती है कि अकाउंट किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, तो वहां पे भी इनको हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये मशीनरी है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम, जो गवर्नमेंट अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करती है अलग बॉडी से, अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग जो पोस्ट बनाई है, अलग अलग लेवल के जो अथॉरिटी क्रिएट की, उनके द्वारा ये अपना काम कराती है। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे एपिक लेवल पे है, और उसके साथ बहुत सारी ऐसी बॉडीज, जैसे मैंने यहाँ बताया कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होगी, ये सारे इनके हेल्प से जो फाइनेंशियल सिस्टम को हमारी है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी साथ पूरा सेकंड यूनिट समाप्त हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, और साथ में सब्सक्राइब भी करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, ई टीचर को, और प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।